शक व सीथियन। कौन सी जाति से बताया? शक व सीथियन, ये पहली जाति। दूसरी जाति कौन सी आपको पता है? दूसरा इन्होंने बताया कि शक बी ए, हूण बी ए, यूची, यूची का मतलब कुषाण बी और गुर्जर बी और गुर्जर, इन चार जातियों से इन्होंने एक मत दिया है, गुर्जर बी। तीसरा मत जो है वो आपके केवल और केवल किससे संबंधित हैं? कुषाणों से। 3 नंबर पर कुषाण। कुषाण को यूची कहते, ध्यान रखना है, कुषाण को क्या कहते हैं? यूची। और चौथा मत है आपके, थोड़ा सा इधर किसका देते हैं ना, तीन मत हो गए देखो। और चौथा मत आपको याद रखना, श्वेत ऊणों की संतान किसने बताया? श्वेत ऊण, श्वेत ऊणों की संतान। ये लो, अब सुनो, एक एक करके अपन इस चीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले विदेशी मत में 4 मत है कि कर्नल टॉड और विलियम क्रुक कहते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशी जाति शक व सीथियन से हुई है। ये किसका मत है? कर्नल टॉड व विलियम क्रुक। अब आपको याद होगा, या मैंने शायद उन क्लास में पढ़ा है तो भी पता नहीं, इधर देखो, ये मत देने वाले व्यक्ति कौन है? कर्नल टॉड। कर्नल टॉड एक तो याद रखना है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है, इनका साथी था विलियम क्रुक। कर्नल टॉड की जो किताब थी ना उसको पूरा ही किसने किया था? विलियम क्रुक ने किया था, विलियम क्रुक। इन दोनों ने यह मत दिया कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? शक व सीथियन से हुई है। ठीक है। शक, ऊण, कुषाण, गुर्जर, 4 जातियों से उत्पत्ति किसने बताया? 4 ही विदेशी है। शक भी विदेशी है और यूची भी क्या है? यूची का मतलब कुषाण भी क्या है? विदेशी है। और गुर्जर भी क्या माना इन्होंने? विदेशी माना। और ऊणों को भी क्या माना है? विदेशी। तो इसमें देखो, ऊणों की संतान, शकों की संतान, कुषाण और गुर्जरों की संतान राजपूतों को कौन बता रहे? ये विदेशी मत दे रहे कौन? वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ, इसका नाम बहुत बार एग्जाम पूछा है, वी ए स्मिथ। याद कैसे रखना, इसका ट्रिक बता रहा हूं। देखो, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एक सीवी वैद्य है, एक वी ए स्मिथ है। देखो, वी ए स्मिथ तो ऐसे याद रखना, आपको वी से याद रखना विदेशी। सीधा प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशों से बताई, विदेशी लोगों से बताई? वी ए स्मिथ। याद रह जाएगा आपको। विदेशी में भी 4 जातियां, कौन कौन सी? शक, ऊण, कुषाण और गुर्जर। ठीक है, ये किसका मत है? वी ए स्मिथ। लेकिन सीवी वैद्य क्या है? वैद्य ने क्या बताया बताओ? वैद्य ने वैदिक बताया। वैदिक क्या? आर्य। तो वैदिक आर्यों की संतान किसने बताया? याद रह जाएगा आपको। लेकिन वी ए स्मिथ ने क्या कहा इनको? विदेशी का है। वी ए स्मिथ ने इनको क्या कहा है? विदेशी का है। बेटा फोन बाद में देख लेना, नेक्स्ट थोड़ा पसे देख लिया, तो याद करें कौन है आई बेटा, बड़ी है तुम। अब कुषाणों से किसने बताया? इधर देखो, कुषाण। सुनिए मेरी बात, क से कुषाण, क से कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम ने कैसी जाति से उत्पत्ति बताई है? अलेक्जेंडर कनिंगम। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम। तो याद रह जाएगा आपको, क से कुषाण, क से कनिंगम। कनिंगम ने इनकी उत्पत्ति किससे बताई बताओ? कुषाणों से। याद रह जाएगा आपको। किस व्यक्ति या किस विद्वान ने राजपूतों की उत्पत्ति कुषाण वंश से बताई है? कुषाण को यूची कहते हैं। कुषाण को क्या कहते हैं? यूची कहते हैं। श्वेत ऊणों की संतान बताते हैं। ऊणों की संतान ध्यान देना, ये श्वेत ऊणों की संतान कौन बताएंगे? जो वापस आपको याद रखना है, भंडारकर। अब वो भंडारकर या भंडारकर में अंतर है, वो है डी आर भंडारकर और ये है बी आर भंडारकर। समझ आई बात? तो ये ध्यान रखना है कि बी आर भंडारकर ने क्या बताया है? श्वेत ऊणों की संतान बताया है। समझ आई बात? ये आपके मत हो गए कौन से? विदेशी। कंप्लीट हो गए। वापस सुनो, इतना ही देखो, वापस सुनो। शक सीथियन किसने कहा? कर्नल टॉड ने क्या कहा? शक सीथियन। शक, ऊण, कुषाण, गुर्जरों से। और प्रॉपर ये एग्जाम में कई बार पूछा है कि सीधा विदेशी मत किसने दिया? उस ऑप्शन में क्या मिला है? वी ए स्मिथ। याद रह जाएगा आपको, वी ए स्मिथ। और कुषाणों से उत्पत्ति किसकी बताइए? कुषाणों से राजपूत की उत्पत्ति कौन बता रहे हैं? कनिंगम बता रहे हैं। श्वेत ऊणों की संतान किसने बताई? बी आर। लिख लो विदेशी मत। इतना ही है, पूरा हो गया।
कंप्लीट होने वाला है। ये हो गई उत्पत्ति का मत, हो गया आपके कंप्लीट। हाँ, डी आर भंडारकर ने तो क्या बताया है, ब्राह्मणवश्य मत दिया, और बी आर भंडारकर ने इनको क्या बताया, ऊणों की संतान बताया। क्या हुआ, पीडीएफ भेज देंगे। क्या हुआ, एक हमारे यूची 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 है, यूजीसी नहीं, ये ऐसा है यूची, यूची। मोची को जीनगर कहते हैं, वो सिणद्री में ज्यादा रहते हैं। हाँ, मोसी नहीं है, मोची है, जूतियां बनाने कार्य करते हैं। मोची मैंने पहली बार सुनी, कई की जाति अपने है नहीं, अपना अलबली लगती है अपन को, अटपटी की कैसी जातियां है ना। कहाँ, मैंने यहाँ कोई ऐसा घर सुना ही नहीं है। नाम क्या है, नहीं नहीं मतलब जाति क्या है, अच्छा जाटों में भी मोची जाति होती, पटेल नहीं पिंडेल होते हैं। हाँ पिंडेल जाटों में भी होते हैं। कैलाश जी पिंडेल है ना बड़े, कैलाश जी पॉलिटी वाले, ये पिंडेल है सनावड़ा के, प्रॉपर सनावड़ा के नहीं है, प्रॉपर नागौर के है पिंडेल, लेकिन इनका परिवार आकर यहाँ बसा है और पिंडेल है, मतलब यहाँ पिंडेल बहुत कम है, कम है ना संख्या में। सबसे ज्यादा जाटों में सारण ज्यादा है, गोदारा ज्यादा है, बेनीवाल काफी है, और तो कौन से, सारण सबसे ज्यादा मेरे से, सारण है ज्यादा, सबसे ज्यादा सारण गोदारा, दो कैटेगरी है तो मुझे पता सबसे ज्यादा है। अच्छा आप गोदारा जनो के, हाँ। क्यों मैथ्स किसको पढ़नी, हाँ क्षेत्र हुआ आपका गांव, ठीक है शुरू करें। ये होगी उत्पत्ति वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हेडिंग डालो, पहला राजवंश पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा, गुर्जर प्रतियार, गुर्जर प्रतियार, पहला राजवंश कौन सा बेटा, गुर्जर प्रतियार, ठीक है, ये अपना पहला राजवंश है गुर्जर प्रतियार। गुर्जर प्रतियार, ठीक है, इसकी उत्पत्ति के बारे में थोड़े पहले फैक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन एक एक करके बिंदु पढ़ेंगे कि गुर्जर प्रतियारों में कौन कौन सी शाखाएं थी, कौन आदि पुरुष था, ठीक है। पहला राजवंश कौन सा अपन पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतियार। मेरी बात को ध्यान से सुनना आराम से। सबसे पहले बात करते हैं कि गुर्जर प्रतियार है ना, इन्होंने क्या किया। देखो भारत का नक्शा तो आपने देखा ही होगा, अपन से बनेगा ऐसा ही, साइंस वालों से नक्शे बनाने टेढ़े काम है। ये देखिए
यहां वाला भाग गुजरात और उसके बाद ये ऐसे चलेगा। तो गुजरात के इस क्षेत्र से लेकर राजस्थान के इस भाग तक, पंजाब तक ले लो, यहां से विदेशी आक्रमण हुए अपने यहां पर भारत में, विदेशी आक्रमण हुए ना इधर से। ये जो शक है, ऊण है, कुषाण है, वो सारी जातियां इस साइड से तो आई है, ठीक है, इस साइड से आई। तो 6ठी से लेकर 12वीं सदी तक, कौन सी सदी से कौन सी सदी तक? 6ठी से लेकर 12वीं सदी तक इन विदेशी आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश होने से रोकने वाला जो राजवंश था वो कौन था? गुर्जर प्रतिहार। समझ बात? क्यों? क्योंकि गुर्जर प्रतिहार, अब दोनों शब्दों का अर्थ समझते हैं। गुर्जर तो शब्द बनाए गुर्जरात्रा से, किससे बनाए? जो गुर्जर शब्द है ये तो किससे बनाए? गुर्जरात्रा से बना। किससे बना? गुर्जरात्रा का मतलब क्या है? गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? हाँ, गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? गुर्जरात्रा कहलाता था। समझ गया? इस प्रदेश को क्या कहते थे? गुर्जरात्रा। गुर्जरात्रा का मतलब समझे? राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र। तो गुर्जर प्रतिहारों में गुर्जर शब्द इसी से बना है। किससे बना? कि इस क्षेत्र में ये राज करते थे। कौन से क्षेत्र राज करते थे? गुजरात और राजस्थान के अंदर। क्लियर होगी बात? फिर इनको प्रतिहार क्यों कहते हैं? दूसरा शब्द क्या है? प्रतिहार। प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल। प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है बेटे? द्वारपाल। द्वारपाल का मतलब समझ कि गेटमैन होता है ना, जो मुख्य द्वार पर खड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? जो मुख्य दरवाजे पर खड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? द्वारपाल कहते हैं। मुख्य गेट होता है ना। तो भगवान राम का नाम सुना आपने? भगवान राम के भाई थे लक्ष्मण। तो राम के प्रतिहार कौन थे? राम की रक्षा यानी गेट पर खड़ा कौन रहते थे? लक्ष्मण। तो ये लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। लक्ष्मण प्रतिहार था अर्थात द्वारपाल था, इसलिए ये अपने पीछे क्या लगाते हैं? प्रतिहार शब्द। भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं गुर्जर प्रतिहार। समझाई बात? तो ये दो शब्दों के अर्थ समझ में आ गया आपको? गुर्जर शब्द तो बना क्षेत्र के अनुसार, जिसमें गुर्जरात्रा आता है। गुजरात्रा का मतलब गुजरात और राजस्थान का इलाका। इन्होंने लगभग शासन कहां किया? गुजरात और राजस्थान के अंदर। प्रतिहार शब्द का अर्थ है द्वारपाल। द्वारपाल थे ये कौन? भगवान राम के भाई लक्ष्मण राम के लिए क्या थे? द्वारपाल। और इन्होंने द्वारपाल का काम किया, इसलिए ये शुरुआत में किसी राजवंश के द्वारपाल थे। द्वारपाल समझ गए आप? राजाओं के गेट पर रहते थे। धीरे धीरे इन्होंने क्या कर लिया? राज करना शुरू कर दिया। तो ये प्रतिहार शब्द इनके लिए आता। प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या है? और गुर्जर शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुजरात और। ये बात क्लियर होगी? और आपसे पूछा जाए कि 6ठी से लेकर 12वीं सदी तक भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों को रोकने का कार्य कौन से वंश ने किया? बात क्लियर होगी? क्यों? क्योंकि इनका शासन कहां रहा है? गुजरात से लेकर राजस्थान तक। और पश्चिमी साइड से जो भी आक्रमण हुए, चाहे वो सिंध के आक्रमण हो, चाहे अरब के आक्रमण हो। अरब आक्रांता पढ़ते हैं अपन? अरब आक्रांता का नाम सुना होगा आपने। तुर्कों के आक्रमण हो, अरब आक्रांता, जैसे मैं बताऊं चच नामा का आपने सुना होगा, एक ग्रंथ है। सिंध के ऊपर दाहिर सैन के ऊपर अरबों ने आक्रमण कर दिया। सिंध का राजा था दाहिर सैन। दाहिर सैन राजा था। एक ही पहले किताब चलती थी अपने 6ठी 7वीं, उसके अंदर पाठ भी था, शायद 6ठी या 9वीं में था। दाहिर सैन राजा था। दाहिर सैन की 2 पुत्रियां थी, परमल, और खलीफाओं का आक्रमण होता। खलीफा मतलब समझ गए? मुसलमानों में जो बड़ा पद होता है ना, धार्मिक संत, उसको खलीफा कहते हैं। वर्तमान में कितने खलीफा है? 4 बड़े खलीफा इनके, 4 बड़े खलीफा बनाए हुए। तो खलीफा वालिद के समय आक्रमण होते हैं। तो वो सब इधर के विदेशी आक्रमणों को रोकने का कार्य कौन से वंश ने किया? गुर्जर प्रतिहार। इसलिए कहा जाता है 6ठी से लेकर 12वीं सदी के लिए अरबों के लिए नाशक का काम किया है। अरब का मतलब समझ गया? मलेच्छ, मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे वो अरब लोग थे। और अरबी लोग भारत में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों ने उनका क्या किया? मुकाबला किया और उन्हें पीछे खदेड़ दिया। तो ये 2 बिंदु आपको ध्यान रखना। फिर तीसरी बात क्या ध्यान रखनी वो सुनिए कि गुर्जर प्रतिहार शब्द है, इनका पहली बार हमें कहां से साक्ष्य मिलता? अभिलेख रूप में। गुर्जर प्रतिहारों का अभिलेखी साक्ष्य की बात करें कि पहली बार किसी जगह से हमें कोई जानकारी मिलती है कि गुर्जर प्रतिहार नाम का कोई वंश हुआ, अभिलेखी साक्ष्य। अभिलेखी साक्ष्य का मतलब समझे आप? किसी वस्तु पर खोदी हुई चीज मिल गई हमें, या यूं समझ लो कि कोई पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर क्या है? कुछ लिखा हुआ है। अभिलेखी साक्ष्य। अभिलेखी साक्ष्य हमें पहली बार कहां से मिलता है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में? ये बात अपन पढ़ते हैं। देखिए, गुर्जर प्रतिहारों का पहली बार अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन सेकंड। नाम क्या है? कौन से वंश से जुड़ा हुआ है? चालुक्य वंश। अभी अपन ने पढ़ा था अग्निकुंड मत, उसमें आया ये चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का राजा है पुलकेशिन सेकंड। कौन सा राजा है? पुलकेशिन
सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय कह दूं। और इसका दरबारी था रवि कीर्ति। कौन है? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति जैन है, ध्यान रखना। रवि कीर्ति किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन है। रवि कीर्ति ने एक अभिलेख लिखवाया। इस अभिलेख का नाम है एहोल अभिलेख। अभिलेख का नाम क्या है? इसी अभिलेख में पहली बार हमें गुर्जर प्रतिहारों का क्या मिलता है? अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। मतलब गुर्जर प्रतिहारों के बारे में पहली बार जानकारी, किसी पत्थर के ऊपर खुदी हुई जानकारी हमें कहां से मिलती है? एहोल अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से मिलती है? एहोल अभिलेख किसका है बताओ? पुलकेशिन सेकंड का है। राजा कौन है उस समय? पुलकेशिन सेकंड। लेखक कौन है इसका? रवि कीर्ति है। रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख लिखवाया था और इस एहोल अभिलेख में पहली बार हमें किसकी जानकारी मिलती है? बताओ। गुर्जर प्रतिहारों का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। याद हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहारों का पहली बार अभिलेखीय साक्ष्य में कहां से मिलता है? पूछा हुआ प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहारों का पहली बार अभिलेखीय साक्ष्य किस जगह से मिलता है? एहोल अभिलेख से मिलता है। एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन सेकंड का है। लिखने वाला कौन है? रवि कीर्ति नामक जैन एक विद्वान थे। इन्होंने इस लेख को लिखा और पहली बार किस शब्द का उल्लेख मिलता हमें? गुर्जर प्रतिहारों। लेकिन ये कैसा साक्ष्य है? अभिलेखीय साक्ष्य। कैसा है? लाइन को ध्यान से पढ़ना है कि आपको अभिलेखीय साक्ष्य पूछ रहा है, साहित्यिक साक्ष्य पूछ रहा है, ऐसे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो अभिलेखीय साक्ष्य हमें कहां से मिल गया? रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से मिल गया, जो किस राजा का है? पुलकेशिन सेकंड का है। पुलकेशिन सेकंड कौन से वंश से जुड़ा हुआ है? चालुक्य वंश से क्या है? जुड़ा हुआ है। अब दो शब्द आपको ध्यान रखना है। देखो दो कौन कौन से शब्द, दो अलग अलग विदेशी यात्री है। एक तो है ह्वेनसांग का नाम सुना होगा आपने, खूब सारा नाम पढ़ा होगा। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग ये कहां का यात्री है? चीनी यात्री है। कहां का है? चीनी यात्री। ठीक है। एक यात्री आए हैं अरबी यात्री। दो अलग अलग यात्री इनका उल्लेख करते हैं। अरबी यात्री मतलब समझ गए, अरब प्रदेश की यात्रा पर आने वाले लोग क्या कहलाते हैं? अरबी यात्री आते हैं। ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनना। अरबी यात्री जो है वो तो इनको कहते हैं जुर्ज और अल गुर्जर। जो अरबी यात्री है वो अपनी किताबों में इनके बारे में क्या लिखते हैं? गुर्जर नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं जुर्ज। क्या लिखते हैं? जुर्ज। और क्या लिखते हैं? या तो जुर्ज लिखते हैं या क्या लिखते हैं? अल गुर्जर। अल गुर्जर। क्या लिखते हैं? अल गुर्जर। ये पूछा जाता है कि जुर्ज या अल गुर्जर शब्द का प्रयोग कौन से यात्रियों ने किया? जुर्ज शब्द, या क्या कह दिया? अल गुर्जर। और चीनी यात्री है ना ह्वेनसांग, ये चीनी भाषा में लिखेगा। इन्होंने गुर्जरों को कुचेलो कहा है। कुचेलो, ये ऐसे बीच में स्पेस है, ध्यान रखना। कुचेलो, हाँ कुचेलो। अब बात को सुनना। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक या ह्वेनसांग ने गुर्जर प्रतिहारों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? कुचेलो। क्या यूज किया? कुचेलो। और कुचेलो की राजधानी भीनमाल बताई। ह्वेनसांग ने राजधानी क्या बताई? भीनमाल। और भीनमाल को पीलो मोलो का, ये पूछा हुआ है कि भीनमाल को ह्वेनसांग ने क्या नाम दिया, क्योंकि ये उनकी भाषा में लिखा है इन्होंने। समझ गया? वो अपनी भाषा में नहीं लिखेंगे, इसलिए कुचेलो किसके लिए आया? ये चेले कौन से? गुर्जर प्रतिहार चेले, कुचेलो। ठीक है। और इन्होंने राजधानी बताया भीनमाल, और भीनमाल को कहा पीलो मोलो। क्या कहा? पीलो मोलो। भीनमाल के लिए कौन सा शब्द यूज किया? तो ये दो अलग अलग यात्री हमें जानकारी देते गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। एक तो चीनी यात्री है, एक अरब यात्री है। अच्छा, चीनी यात्री तो अपने किताब में क्या उल्लेख करते हैं? ठीक है। और अरबी यात्री क्या उल्लेख करते हैं? कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? हाँ। अब बात करते हैं कि इनको राम के भाई लक्ष्मण का वंशज किस में बताया गया है। तो ध्यान रखना, मिहिर भोज है, एक राजा हुआ गुर्जरों के अंदर ही, जिसका नाम क्या है? मिहिर भोज। क्या नाम है? मिहिर भोज। ध्यान रखना, मिहिर भोज को लेकर काफी विवाद भी रहता है। कई लोग कहते हैं कि मिहिर भोज राजपूत है, कई लोग कहते हैं कि मिहिर भोज जाट है। समझ गया? ऐसा कई जगह पर यूपी में झगड़े चलते हैं, मूर्तियां तोड़ते हैं, राजपूत आते हैं मीर भोज की तोड़कर चले जाते हैं, कोई जाट लगाता जाट तोड़कर चले जाते हैं। मतलब आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही कि मीर भोज कौन है। लेकिन गुर्जर प्रतिहारों से जुड़ा हुआ है कौन? मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है, आपको ध्यान रखना कि मिहिर भोज का एक अभिलेख है, ग्वालियर का अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? ग्वालियर एमपी में पड़ता, ध्यान रखना, ग्वालियर का अभिलेख। और ग्वालियर अभिलेख में लिखा है कि भगवान राम के भाई, भगवान राम और राम के भाई का नाम क्या बताओ? राम के भाई का नाम क्या है? लक्ष्मण। क्या नाम है? लक्ष्मण। और लक्ष्मण के वंशज है कौन? गुर्जर प्रतिहार।
तो बताओ भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज कौन से लेख में बताया गया है? ग्वालियर लेख में बताया गया। ग्वालियर लेख किससे जुड़ा हुआ है? तो मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज गुर्जर प्रतिहारों को बताया गया। कितनी बातें हो गई देखो। नंबर एक, सबसे पहले अपन ने बात की इहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन सेकंड का है, रवि कीर्ति ने लिखवाया। उसमें पहली बार गुर्जर प्रतिहारों का अभिलेखीय जानकारी मिलती। नंबर दो, अपन ने पढ़ा कि जो अरब यात्री है इन्होंने तो जूर्जिया अल गुर्जर का, लेकिन चीनी यात्री हवेन सांग ने गुर्जर प्रतिहारों को कूचेलो का। उसके बाद में अपन ने बात की मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख में लिखा हुआ है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण के क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंशज है, यानी उनकी औलादे हैं। बात क्लियर होगी। अब आपको उसके अलावा ध्यान रखना है मूणो नैन्सी की एक बात ध्यान रखनी। ये प्रश्न पता नहीं क्यों पसंद आ गया है आरपीएससी को, आरएसएसएमबी को, इतनी बार पूछा है। आप इस प्रश्न के अंदर देखोगे ना, हर तीसरे एग्जाम मिल जाता है। वो है मूणोत नैन्सी का। मूणोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताइए? मूणोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। कि छोटी मोटी कितनी शाखाएं थी? 26। मूणोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई? ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार आ चुका है। गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख कौन करते हैं? मूणोत नैन्सी करते हैं। अब इसका कारण है, ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि मूणोत नैन्सी का समझ जोधपुर से और गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र मंडोर। मंडोर कहां है? जोधपुर में। इसका मतलब जोधपुर से होता है और मंडोर का ही तो वापस दहेज के रूप में किसको मिल गया? मंडोर मिल गया चूड़ा को, राठौड़ों को दहेज में मिला है, दाहेज में मिला है। इसलिए गुर्जर प्रतिहारों ने छोड़ दिया मंडोर और दहेज में किसको दे दिया? और उसके बाद में राठौड़ लगातार आज भी क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। आज भी जोधपुर राजवंश किससे जुड़ा हुआ है? राठौड़ वंश से। तो उसका कारण इसलिए मूणोत नैन्सी ने बताया कि शुरुआत में यहां पर मंडोर के अंदर गुर्जर प्रतिहार थे और गुर्जर प्रतिहारों की पूरे भारत में कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है। ये सीधी लाइन एग्जाम में कई बार आई है कि मूणोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई है? 26। किसने बताई है? अब इतना अपन लिख लें तो फिर अपन मंडोर के गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे, जालोर या भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे, फिर उज्जैन के पढ़ेंगे, फिर कन्नौज के पढ़ेंगे। 4 गुर्जर प्रतिहारों की शाखा है अपने सिलेबस में। ठीक है, तो याद रखना। लिखो, बोल रहा हूं, लिखो, हेडिंग डालो गुर्जर प्रतिहारों। हेडिंग डाल दी, पहली लाइन लिखो, नींद आ रही? लिखो 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं सदी तक हेडिंग गुर्जर प्रतिहार इतना लगाओ। पहले कुछ फैक्ट लिख लेते हैं, फैक्ट लिखने के बाद अपन एक एक करके शाखाओं का वर्णन पढ़ेंगे। लिखो, जीके में अब तक जो लिखवा है ना उसकी एक मुझे बढ़िया पीडीएफ बना के कौन दे सकता है? वो डालनी है उसकी अपने ऐप के अंदर ताकि बच्चे लिख ले सीधा डायरेक्ट डाउनलोड करके। बढ़िया राइटिंग किसकी है? फीस बेटा पूरी करवा दे देंगे। कृष्णा तो ऐसे मतलब ये जाटे पा रही, जाटे नहीं पानी तो दे देंगे बेटा। मना कब किया आप? ये अरे ये क्या फीस पूरी करवा दो फिर दे देंगे, मना कब किया है? आप घर बैठकर आराम से तो रिवीजन करना है। ऑफलाइन सबसे बढ़िया है, ऑफलाइन की होड़ कोई नहीं कर। हाँ तो दे देंगे ना, मना नहीं किया है फीस पूरी करा दो, दे देंगे। अब किस किस की फीस बाकी है एक बार रोकना, इसको सबको पूछता हूं मैं। 6ठी शताब्दी से, पहली लाइन लिखो बेटा, 6ठी शताब्दी से 12वीं सदी के मध्य, 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य विदेशी आक्रमणों से 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य विदेशी आक्रमणों से भारत भूमि की सफलतापूर्वक रक्षा, भारत भूमि की सफलतापूर्वक रक्षा गुर्जर प्रतिहारों ने की।
कहने करते हैं कि विदेशी आक्रमण 6वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच में रोकने वाले कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। लिखो, लाइन चेंज करके लिखो, गुर्जर जाति का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य, गुर्जर जाति का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य अभिलेखीय साक्ष्य लिखा आपने? रवि कीर्ति जैन द्वारा, रवि कीर्ति जैन द्वारा रचित, रवि कीर्ति जैन द्वारा रचित चालुक्य शासक, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन, चेंज करूं, इसमें दिख जाएगा आपको, ये रहा पुलकेशिन, पुलकेशिन सेकंड, रवि कीर्ति जैन द्वारा रचित चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड का एहोल अभिलेख है, एहोल, एहोल अभिलेख। अब मैं आपको एक छोटी जानकारी बता देता हूं, लिखना नहीं है। हर्षवर्धन जो राजा था ना, वो हिंदुस्तान का एक छत्र राजा था, मतलब बहुत बड़ा सम्राट था, लेकिन दक्षिण भारत का राजा है पुलकेशिन सेकंड, उसने हर्षवर्धन को हरा दिया। देख लो आप, हर्षवर्धन को हरा दिया, समझ गया आप? तो ये पुलकेशिन सेकंड का अपने आप में मैं तो इसलिए बढ़ गया कि उसने भारत के एक बड़े राजा को हरा दिया, बहुत बड़े राजा को, जिसने अधिकांश भूमि पर क्या किया? शासन किया। भीनमाल तक राज था, भीनमाल से लेकर बंगाल तक लगातार, समझ लो आप, यानी अपने इस सीमा से लेकर बंगाल तक पूरा शासन किसका रहा है? हर्षवर्धन का रहा है। उस हर्षवर्धन को हराने वाला व्यक्ति कौन है? पुलकेशिन। इसका एओल अभिलेख है, उसमें लिखा हुआ है कि गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। हमें कौन सी जाति का उल्लेख मिलता है? ये पहली बार कौन सा साक्ष्य? अभिलेखी साक्ष्य। लाइन चेंज करके लिखो, अरब यात्री, अरब यात्री इन्हें जुर्ज या अल गुर्जर कहते थे, अरब यात्री इन्हें जुर्ज या अल गुर्जर कहते थे। किन्हें? गुर्जर प्रतिहारों को। तो ये प्रश्न क्या बनेगा कि कौन से यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहारों के लिए जुर्ज शब्द का इस्तेमाल किया? अरबी यात्री। अरबी का मतलब समझ गए आप? मुस्लिम देश, हाँ, अरब कंट्री, सऊदी अरब है, ठीक है, अपने जाते हैं ना यहां से लोग, हाँ, ये सारे अरब कंट्री में आते हैं, जहां खलीफाओं का राज है, खलीफा। आज के जमाने में शिक्षित कंट्री है। यदि कहीं का मुस्लिम सक्षम है तो वो अरब प्रदेश के मुस्लिम सक्षम है, क्योंकि वो व्यापारी के, तेल खूब निकल रहा है सऊदी अरब वगैरह, वो व्यापारी के। इसलिए आप देखा कभी अरब वाले लोगों ने कभी किसी पर हमला किया हो, या अरब के लोगों ने कहीं लड़ाइयाँ की हो, कहीं नहीं मिलेगा। तो वो समझदार मुसलमानों में गिने जाते हैं, समझदार कंट्री है। अपने वाले लोग वहां कमाने के लिए जाते हैं। खूब सारे बाड़मेर के लोग हैं जो सऊदी अरब में बैठे होंगे। तो आप आइडिया लगाओ, अपने वाले लोगों के लिए वहां एलएन कोचिंग की वहां ब्रांच है, एलएन की, हाँ, अरब के अंदर, आउट ऑफ कंट्री, अरब के अंदर। चलिए लिखो आगे, लाइन चेंज करके लिखो, लिखो चीनी यात्री अवेनसांग ने, चीनी यात्री अवेनसांग ने इन्हें कुचेलो कहा है, कुचेलो, कू डैश चे डैश लो, कुचेलो, कुचेलो कहा है। क्लियर? लाइन चेंज करके लिखो, लिखिए मिहिर भोज के, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में इन्हें राम के भाई, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में इन्हें राम के भाई लक्ष्मण के वंशज बताया है, लक्ष्मण का वंशज बताया है। और 5 स्टार क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा खोले लिया हुआ क्वेश्चन है, वो है मोनो नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई? 26। मोनो नैन्सी ने कितनी शाखाएं बताई बेटा? 26, 26 शाखाएं बताई।
और लास्ट लाइन लिखो फैक्ट की, फिर अपना अलग अलग शाखाएं पढ़ेंगे। लास्ट लाइन लिखो, हाँ ये लिख लो। उसके बाद लिखिए 8वीं सदी, हाँ 8वीं सदी में कनौज पर अधिकार को लेकर, कनौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ जिसमें एक पक्ष प्रत्यार थे। एक पक्ष क्या था? प्रत्यार। इसका मैं डायग्राम समझाता हूं आपको। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ जिसमें एक पक्ष प्रत्यार था। त्रिपक्षीय मतलब 3 लोग झगड़े आपस में। इसका डायग्राम समझाता हूं आपको, समझ में आ जाएगा। इधर देखो, फिर इसका वर्णन अपन तो भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पाल वंश, इधर देखो, ये भारत है। बात को समझना, देखो डायग्राम से याद रह जाएगा आपको। देखिए इस साइड में कौन है बताओ? गुर्जर प्रत्यार। इस साइड में कौन है? गुर्जर प्रत्यार। और ये है राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र। क्लियर? इधर पड़ता है बंगाल। बंगाल में पाल। पाल कहां के? बंगाल में। पश्चिम बंगाल है ना। आज अपन पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल 2 कर दिए। पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश कहते हैं। भाई पूर्वी बंगाल ही तो क्या बना? बांग्लादेश। समझ गया आप? और पश्चिमी बंगाल को आज अपन बांग्लादेश, अरे पश्चिम बंगाल जो है अपना वो भारत के अंदर है, जहां से मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। अब ध्यान से सुनना, तो पाल कहां के थे? बाल के थे, यानी बंगाल से। ऐसे याद रखना, पाल बाल। समझ गया आप? तो पाल कहां शासन कर रहे थे? बंगाल में। पश्चिमी भारत के अंदर शासन किसका है? गुर्जर प्रत्यारों का। और दक्षिण भारत में है राष्ट्रकूट। यह है राष्ट्रकूट। कौन है? राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत में राज किसका है? बताओ किसका है? हाँ, इधर पड़ता है यूपी के अंदर कनौज। ये यूपी के अंदर जगह है जिसका नाम क्या है? कनौज। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं यहां, ठीक है? कौन सी जगह बेटा? कनौज। और कनौज के अंदर उस समय राज कर रहे थे आयुध वंश। कौन सा वंश है? आयुध। आयुध वंश का राज था। और कनौज जो था वो भारत के सेंटर में पड़ता है। समझिए बात? जैसे दिल्ली है, दिल्ली को अपन सेंटर तो नहीं कह सकते, थोड़ा लेफ्ट ही, लेकिन यदि पाकिस्तान साथ में होता तो सेंटर में हो जाती है, लेकिन दिल्ली केंद्र बिंदु रहा है। उसी प्रकार कनौज क्या है? बराबर सेंटर में, यूपी में पड़ता है। तो ये सेंटर में होने की वजह से कनौज एक शक्तिशाली केंद्र था कि कनौज पर जो अधिकार करेगा वो दक्षिण भारत में भी राज कर सकता था, वो पूर्व में भी राज कर सकता था, वो पश्चिम में भी, और वो उत्तर में भी क्या कर सकता था। तो कनौज को जीतना था। जीतने के लिए क्या करते हैं कि इधर से राष्ट्रकूट वो भी आक्रमण करते हैं, पाल वाले भी आक्रमण करते हैं, और गुर्जर प्रत्यार भी। तो एक केंद्र बिंदु है कनौज, और लड़ कितने रहे? 1 2 3। इसको कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। कौन सा संघर्ष? त्रिपक्षीय। ये कौन सी सदी में हुआ? 8वीं सदी में। तो देखो भूलोगे नहीं, कनौज है ना, ऐसे लिखते हैं हम कनौज। तो ये कितने लिखे हुए? ये 8वीं सदी में कनौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। 8वीं सदी में कनौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। किन के मध्य हुआ? पहले नाम याद रखना है आपको। बताओ किन के मध्य हुआ? गुर्जर प्रत्यार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। किसको लेकर हो रहा है? कनौज को। और कनौज के अंदर वंश कौन सा है? राज कर रहा था। तो सबसे पहले पाल आक्रमण करते हैं, फिर प्रत्यार करते हैं। राष्ट्रकूट क्या करेंगे? सबसे श्रेष्ठ है, ये शक्तिशाली है। ये क्या करते हैं? हर बार क्या करेंगे? यहां से आएंगे, इन सबको हटा देंगे जीत कर, और वापस चले जाएंगे। वापस जाति गुर्जर प्रति अधिकार कर लेते हैं। ऐसा चलता रहेगा, ठीक है? ये इस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष चलेगा करीबन करीबन 200 वर्ष तक। ये अपन नेक्स्ट करेंगे, जब गुर्जर प्रत्यार विस्तार से पढ़ेंगे तब अपन करेंगे। क्लियर? लेकिन आपको याद रखना है कि 8वीं सदी के त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया? सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज के समय होगी, तो वो आगे वो अपन पढ़ेंगे। वत्सराज जो गुर्जर प्रत्यारों का क्या था? शासक था। तो ये हो गया त्रिपक्षीय संघर्ष। किसके मध्य हुआ? किसके मध्य हुआ बताओ? गुर्जर प्रत्यार, राष्ट्रकूट और पाल। किसको लेकर हुआ? कनौज। कौन सी सदी में हुआ? 8वीं सदी में हुआ। क्लियर? तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला एक राजवंश कौन सा है? और जिसका संबंध अपने राजस्थान से रहा है। अब बात समझिए आपको? तो प्रश्न ये पूछेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला कौन है? गुर्जर प्रत्यार। कौन सी सदी में हुआ? ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन चेंज करो। अब अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रत्यारों की शाखाएं। क्या पढ़ेंगे? गुर्जर प्रत्यारों की शाखाएं। टाइम क्या हुआ है? थके तो नहीं हो ना? है
ये थके तो किससे, जवान आदमी है। सुनो भाई, इतनी शाखाएं अपन पढ़ेंगे। सबसे पहली शाखा पढ़ेंगे मंडोर। कौन सी पढ़ेंगे बेटा? मंडोर। मंडोर, मंडोर के बाद में दूसरी शाखा अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जालोर भीनमाल। जालोर कॉस्ट में क्या लिख दूं? भीनमाल। फिर तीसरी शाखा पढ़ेंगे अपन, वो याद रखना आपको, उज्जैन। कौन सी पढ़ेंगे? उज्जैन। और चौथी शाखा लास्ट पढ़ेंगे कन्नौज। सबसे अंत में इन्होंने राज कहां किया? कहने करते कन्नौज इनकी क्या बन गई? राजधानी। ठीक है, ये 4 शाखाएं पढ़ेंगे। सब अपने सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्या वो ध्यान देना है। अपने सिलेबस में इतना ही लिखा राजवंश, और राजवंश लिखकर छोड़ दिया उन्होंने। तो राजवंश में अपन को ज्यादा कन्नौज और उज्जैन पर ध्यान नहीं देना, कारण ये राजस्थान से क्या हो गए। हाँ, इसका मतलब 99% प्रश्न इन दोनों से घूमेगा। ये थोड़ा एक लॉजिक समझना है। क्यों? अपने वैसे अपन उज्जैन और कन्नौज को पढ़ेंगे नो डाउट, लेकिन ज्यादा फोकस किस पर करना है? और तो सरल भी यही है, दोनों सरल है, बहुत सरल है। इसमें कभी प्रश्न खोटा नहीं होता है। 3-4 पेज का ये बहुत छोटा है, 1-2 प्रश्न टपक सकता है? अच्छा, 3-4 पेज है, बहुत छोटा ही हूँ। गजब की बात है कि सर आप 3-4 पेज करके वो 10 मिनट में छोड़ रहा हूँ। ऐसे करते करते आपने आधा पौन घंटा तो निकाल लिया, और हम थक चुके हैं। हम क्या हो चुके हैं? थक चुके हैं। लेकिन अपन आज मंडोर की शुरुआत करेंगे। ये मंडोर वही है जहां रावण का ससुराल था। हाँ, रावण का सासरा है मंडोर है। रावण का ससुराल कहां था? मंडोर। इसलिए रावण का कहां पर रावण के पुतले का दहन नहीं होता है। मंडोर में कभी रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है, क्योंकि रावण की ससुराल में इज्जत है? इज्जत खूब थी। रावण, देखो रावण कब नहीं, विद्वान है। हम ऐसा मानते हैं रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन रावण को विद्वत्ता का घमंड था। इस वजह से उसका क्या हो गया? पतन हो गया। ये एक सबक है अपने लिए कि किसी भी ज्ञान का क्या नहीं करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए। समझ गया आप? इसलिए कितना भी पढ़ लो, नौकरी लग जाओ, दूसरों को हीन नहीं समझना है, ना आपको घमंड करना है। ये संसार का मार्ग है। कई बड़े बड़े आगे, भूप का हम लोग राजा अपन पढ़ेंगे ना, बात करेंगे कि नाग भट्ट प्रथम का दरबार नागा अवलोक कहलाता था। मतलब ऐसे माना जाता था कि नाग का दरबार है, इतना शाही दरबार चलता था। वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, और अपन जोर कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ का बहुत बड़ा मालिक हूं। क्या का मालिक? बस इस दुनिया में कुछ भी चीजें स्थायी नहीं है, परमानेंट कोई है ही नहीं। परमानेंट जगत में कोई है ही नहीं, सब क्या है? अस्थायी है। अस्थायी कैसे? जाना सबको है, मौत सबको आएगी। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तो फनाना होगा, ये ख्याल झूठा है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तो फनाना होगा, ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सारे रिश्ते टूट जाते हैं, बीबी माँ बच्चे सब पीछे छूट जाते हैं। है या नहीं? हाँ, हाले जड़ तक है, और मारो धनी है, और मारो बेटो है, और मारो की है पोतो है, ऐसे कहेंगे। और जैसे ही श्वास निकल गया तो आपको कोई बतलाने वाला नहीं है। 12 दिन तक औरत इंतजार करेगी, 13वें दिन कोई दूसरा घर करेगी। समझ गए आप? तो ये कोई जरूरी नहीं है। सांस टूटते ही सारे रिश्ते टूट जाते हैं, बीबी माँ बच्चे सब पीछे छूट जाते हैं। जिनको तू अपना समझता है वो वक्त का चलन देंगे। जिनको तू अपना समझता है वो वक्त का चलन देंगे। जो तेरे भाई है वो तुझे छीनकर सारी दौलत 2 गज कफन देंगे। पूरी दौलत छीनकर 2 गज कफन देंगे। मतलब पूरी दौलत छीन लेंगे और 2 गज क्या देंगे? कफन। है या नहीं? मृत्यु होने पर क्या देते? एक कपड़ा ही मिलता है, और क्या मिलता है? सारी गहने वगैरह सब निकाल लेते हैं। एक वो सरगा सुली ये लड़कियों के पता नहीं रह जाती है, हरगा हुड़ी के हाथ लेन जे स्वर्ग में अपने मारवाड़ी के ना अट एक बिंद है कौन माते एक बड़ा रिंग लगा हुआ है, वो साथ में जाती, वो खोलते नहीं है। बाकी मौत होने पर सारे आभूषण खोले जाते हैं, ये सच है। तो ये भाई तुझे वक्त का चलन देंगे, सारी दौलत खींच के या छीन के 2 गज क्या देंगे? कफन देंगे। और अपने ही जो होते हैं ना, वो ही क्या करते हैं? अपने हाथों से खाक डाल देंगे। तेरे मुंह पर क्या डाल देंगे? खाक। ये पूरी मुझे कविता याद नहीं है। खाक कमल राख डालना, रेती डालना, ठीक है? तो रेती ये पूरी डाल देते हैं। तो ये मौत सबको आनी, किसी को घमंड नहीं करना। कल किसने देखा तो सारी दौलत मेरे नाम कर दूं। सार ये है। अब आप कहोगे सर आप क्या करोगे? मैं बच्चों को पढ़ाने में खर्च करूंगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इधर देखो। नहीं, देखिए व्यक्ति को दिन में 3 बार मौत के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, 3 बार विचार करना चाहिए कि मौत आ सकती है, मौत आ सकती है। वो कभी गलत काम नहीं करता है। पढ़ाई एक कर्म है, हिस्सा है। अर्जुन को भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा। अरे अर्जुन ये तो सोच रहा है कि भाई या तो मैं गुरु के बाणों से मैं मर जाऊंगा या मेरे बाणों से कौन मर जाएंगे। बस इस चक्कर में वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को मना कर देते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण का, हे पार्थ अर्जुन, इस दुनिया में सबको जाना है और सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते हैं, और कर्म क्या है तेरा वो देख। और कर्म क्या था, युद्ध करना। तू सत्य के लिए लड़ रहा है तो गलत नहीं है, और युद्ध कर। और उसने युद्ध किया और वो क्या हो गया, जीत गया। तो सत्य के लिए लड़ना कोई गलत नहीं है, कर्म करते जाओ। नहीं वो तो इसका पूरा डिटेल तो अपन को जानकारी नहीं है, लेकिन नहीं सही बात है, जानकारी नहीं है। मैं झूठ क्यों, मैं कह दूं नहीं इससे ऐसा हुआ, भाई अपन को जानकारी नहीं। अपने तो गुर्जर प्रतिहारों से बाहर निकले नहीं, इधर राजवंश से बाहर निकलते नहीं। किताबी ज्ञान अपने लिए ये है। भगवत गीता पढ़ते तो पता चलता, इतना अपन ने कहीं पढ़ा नहीं भगवत गीता। अपन तो सुनी हुई बातें आगे आपको शेयर कर रहे हैं। सही है भाई, स्पष्ट भगवत गीता निकाल कर कहीं पढ़ी नहीं है। नहीं सही कह रहा हूं, पढ़ा होता तो मैं आपको और कुछ सुनाता। ठीक है, ये चीजें अपन नहीं पढ़ी तो अपन ऐसे नहीं कहेंगे नहीं नहीं मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष हूं। ये जो बाबा लोग हैं ना, ये नहीं पढ़ा, ये यूं ही फेंक रहे बेटा इधर उधर के। चलो इधर देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंडोर। तो देखिए मैं कौन सी शाखा की बात कर रहा हूं बेटा, मंडोर। मंडोर का नाम तो आपने सुना होगा। मंडोर का प्राचीन नाम है मांडव्यपुर। क्या नाम है, मांडव्यपुर। मंडोर का क्या है, प्राचीन नाम है। पूछा जाता है मंडोर का प्राचीन नाम क्या है, मांडव्यपुर। अब ध्यान दो, इधर दो, देखो भाई थोड़ा ध्यान दो, अपने इसकी शाखा के बारे में बात कर लेते हैं। मंडोर का प्राचीन नाम क्या, मांडव्यपुर। क्या नाम है, मांडव्यपुर। मांडव्यपुर इसका क्या है, प्राचीन नाम है। ठीक है, अब मांडव्यपुर के अंदर कहते हैं कि एक हरिचंद्र नाम का एक ब्राह्मण था। कौन था, हरिचंद्र। याद रखना, मांडव्यपुर पर इनका, मंडोर के अंदर या गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष किसे माना जाता है, हरिचंद्र। हरिचंद्र नामक क्या था, ब्राह्मण। ये हरिचंद्र को ही रोहित लिधि कहा जाता है। रोहित लिधि यानी वेदों का जानकार, ये ब्राह्मण है। हरिचंद्र ब्राह्मण जो गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष का मतलब समझ गए, शुरुआती पुरुष, यानी गुर्जर प्रतिहार इन्हीं की संतान है। तो ये ब्राह्मण है जिसका नाम क्या है, हरिचंद्र, और जिसको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, रोहित लिधि। कई किताब में लिखा है रोहित सिद्धि, एक ही बात है, अलग मत समझना। ठीक है, रोहित लिधि का मतलब होता है वेदों का जानकार। किसका जानकार, वेदों का जानकार। अब जो हरिचंद्र है ना, इस हरिचंद्र की 2 लुगैया थी। कितनी लुगैया थी, 2। एक ब्राह्मणी, एक क्षत्राणी। एक थी क्षत्राणी और एक का नाम क्या बेटे, ब्राह्मणी। बात को सुनना, ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम के अंदर। 2 लुगैया थी, 2 औरतें थी। कौन कौन सी बताओ, एक का नाम क्षत्राणी, एक का नाम ब्राह्मणी। ब्राह्मणी लुगाई की जो औलाद हुई वो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए। क्या कहलाए, ब्राह्मण प्रतिहार। और क्षत्राणी का नाम था भद्रा। क्या नाम था, भद्रा। और भद्रा की औलाद क्या कहलाई, क्षत्रिय प्रतिहार कहलाई। क्षत्रिय प्रतिहार। अरे इस कैसे प्रतिहार हो गए, क्षत्रिय। और ये हो गए ब्राह्मण प्रतिहार। कैसे प्रतिहार हो गए बेटे, ब्राह्मण प्रतिहार। देखो कोई चीज रटनी नहीं है, आपको डायग्राम से मैं बता रहा हूं कि हरिचंद्र आदि पुरुष है। मंडोर का शासक है कौन, हरिचंद्र। अब देखो मंडोर का शासक कैसे बनेगा उसके बारे में बात बाद में करेंगे। रजील करेगा पहली बार आक्रमण, लेकिन हरिचंद्र आदि पुरुष है जिसका नाम क्या है, रोहित लिधि इनकी उपाधि है। रोहित लिधि का मतलब होता है वेदों का जानकार। इनकी कितनी पत्नियां थी, 2, एक क्षत्राणी, एक ब्राह्मणी। ब्राह्मणी के जो औलाद हुई वो क्या कहलाई, ब्राह्मण प्रतिहार। क्षत्रिय औरत का नाम क्या था, भद्रा, उसकी जो संतान है वो क्या कहलाती। और जो क्षत्राणी या क्षत्रिय प्रतिहार थे, इनकी औलादें थी 4। कितनी औलादें थी, 4। अब 4 कौन कौन से देखो, 4 औलादें देखो। नंबर 1, पहला आपको याद रखना, भोग भट्ट। एक लड़के का नाम क्या था, भोग भट्ट। एक नाम है कदील। कदील को कई किताबों ने कक लिखा है। क्या लिखा बेटे, कक। याद रखना, ककू का अलग है, कक अलग है, गड़बड़ यहां हो जाता है। कक, हां कक कहूं या कदील कह दूं। भोग भट्ट। एक है रजील। भोग भट्ट, रजील,
4 औलादे थी। कौन कौन सी देखो, भोगभट है आपके, कदील है, रजील है, और एक था दद्ध। क्या नाम था? दद्ध। ये 4 बेटे थे। कौन कौन से 4 बेटे, वापस देखो एक बार, देखो वापस बता रहा हूं, पूरा का पूरा डायग्राम देखो। मंडोर का प्राचीन नाम क्या है? मांडवेपुर। कहते हैं कि आदि पुरुष गुर्जर प्रतिहारों का कौन है? हरिचंद्र है। हरिचंद्र को किस नाम से जाना जाता है? रोहिलिदी के नाम से। इनकी कितनी पत्नियां थी? 2, एक क्षत्राणी, एक ब्राह्मणी। सही है। क्षत्राणी का नाम क्या था? भद्रा। भद्रा की कितनी औलादे थी? 4। तो ये 4 है ना। पहला पहला नाम क्या है? भोगभट, कदील, रजील और दत्त। अब ये जो रजील है, इसने पहली बार मंडोर पर क्या किया? आक्रमण करके मंडोर को जीता। पहली बार मंडोर पर अधिकार कौन करता है? तो मैं यहां लिख रहा हूं, मंडोर को क्या कर लिया इसने? जीत लिया। मंडोर को जीता। याद रह जाएगा आपको कि किसने जीता सबसे पहले मंडोर को? रजील ने कहा कि अब राज करूंगा। कौन? मंडोर पर मैं करूंगा। रजील कह रहा राज करूंगा। तो ये किसका बेटा है? हरिचंद्र का बेटा। अब प्रश्न यहां क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष है हरिचंद्र। एक एग्जाम पूछा कि रोहिलिदी के नाम से किसको जाना जाता है? हरिचंद्र। ठीक है। और सीधा पूछा जाता है रजील, और रजील का पोता होता है नागभट्ट प्रथम। रजील का पोता कौन है? अगले पेज पर ले लूं, इधर देखो, यह है रजील। सुनो, रजील का पोता है जिसका नाम है नागभट्ट प्रथम। क्या नाम है बेटा? नागभट्ट प्रथम। ये जो नागभट्ट प्रथम है ना, इसने पहली बार मंडोर से राजधानी मेड़ता लेकर गया। एक ही प्रश्न आता है कि मंडोर से मेड़ता राजधानी कौन ट्रांसफर करता है? नागभट्ट प्रथम। ये रजील का पोता है। अब सब वंशावली तो अपन को रेगुलर मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? बहुत पुरानी बात है ये, उस जमाने की जानकारी कहां से मिलेगी? लेकिन क्रमबद्धता बनाई हुई है। तो याद रखना, रजील का पोता कौन है? नागभट्ट। तो ऐसा कभी प्रश्न नहीं आएगा कि रजील की औलादों के नाम बताओ, ऐसा कभी नहीं आता है। जो प्रतापी शासक हुए या किसी ने राज किया, कुछ काम किया ना, या किसी का शिला लेके, उसके बारे में प्रश्न बनता है। प्रश्न बनाने वाला भी समझदार होता है। ऐसा नहीं पूछेगा कि 3 पीढ़ियों के लगातार क्रम बताओ, ऐसा नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि पीढ़ियां मिलती नहीं क्रमबद्ध। ये पोता बीच में कौन बेटा था, इसके बारे में जानकारी नहीं है। नागभट्ट जो प्रथम है, इसने पहली बार क्या काम किया कि मंडोर का, एक तो ये ध्यान रखना है कि मंडोर का, ये कह सकते हैं मंडोर, या मैं कह दूं गुर्जर प्रतिहारों का प्रतापी शासक है। गुर्जर प्रतिहारों का क्या? ये गुर्जर प्रतिहारों का प्रथम प्रतापी शासक है। कैसा? प्रथम प्रतापी। आपसे पूछे प्रथम प्रतापी शासक कौन हुआ? प्रथम प्रतापी शासक कौन हुआ? नागभट्ट प्रथम। ये पहली बार शक्तिशाली राजा हुआ इनमें, इनके वंश में, जिसने राजधानी क्या की? मंडोर से राजधानी कहां ले गया? मेड़ता। ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा, मंडोर से राजधानी मेड़ता लेकर जाने वाला कौन प्रतिहार था? तो राजधानी कहां लेकर गया? मेड़ता। मेड़ता कहां पड़ता बेटे? नागौर के अंदर। और मेड़ता की मीराबाई का नाम सुना होगा। तो पहला वो गुर्जर प्रतिहारों का राजा जिसने मेड़ता राजधानी बनाई। लेकिन मंडोर को जीतकर राजधानी बनाई किसने? रजील ने। किसने बनाई? रजील ने। बात समझ आ रही है आपको? मंडोर को जीतकर राजधानी किसने बनाई? तो मंडोर प्रशासन कर रहे थे, लेकिन नागभट्ट ने एक नया केंद्र बना दिया। क्या? मेड़ता। अब यह है कि ये मेड़ता में काम ज्यादा कर रहा था, लेकिन इसका जो बेटा था तात, तात जो था वो सन्यासी हो गया। तात, इसका बेटा है तात। ठीक है। तात क्या हो गया? सन्यासी हो गया है? इसके लिए तो बेटा ही हुआ ना भाई। आप किसी के लिए पोते हो सकते हैं या पोती हो सकती हो, आपकी संतान क्या होगी आपके लिए? ये उनके लिए भी पोती करते जाओगे। गजब लॉजिक क्या लगाया है। तो देखो, तात सन्यासी हो गया, और सन्यासी होकर क्या करता है? मंडोर के अंदर क्या करता है? साधु बनकर भक्ति करता है। और तात ने अपने भाई को राजा बना दिया। ठीक है। तो ये इतनी बातें लिख लेते, फिर लंबी हो जाए कहानी। लिखो सबसे हेडिंग डालो, मंडोर के प्रतिहार। मंडोर के प्रतिहार। आज इतना ही करते हैं, फिर ज्यादा हो जाएगा ना। मंडोर के प्रतिहार। बोलूं? लिखिएगा, मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिचंद्र नामक ब्राह्मण था। मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिचंद्र नामक ब्राह्मण था। हरिचंद्र नामक ब्राह्मण था। लाइन चेंज करके लिखो, हरिचंद्र को
रोहिलिद्धि, रोहिलिद्धि कॉस्ट में क्या लिखोगे बताओ? वेदों का ज्ञाता। रोहिलिद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेदों का ज्ञाता के नाम से जाना जाता था। हरिश्चंद्र को रोहिलिद्धि, कॉस्ट में लिखो वेदों का ज्ञाता, कॉस्ट बंद करके लिखो के नाम से जाना जाता था। अब बनाओ चार्ट ये, क्योंकि ऐसे भाषा से याद नहीं रहेगा, चार्ट से याद रहेगा। पूरा चार्ट बनाओ ये। हरिश्चंद्र की कितनी लुगाइयां थी? 2। कौन कौन सी? हाँ, ब्राह्मणी के जो प्रत्यार हुए वो ब्राह्मण प्रत्यार कहलाए, और क्षत्रिय के शतराणी के क्षत्रिय प्रत्यार कहलाए। और शतराणी का नाम था भद्रा। क्या नाम था? भद्रा। और भद्रा की कितनी औलादे थी? 4। कई किताबों में लिखा कि चारों ने मिलकर मंडोर पर आक्रमण किया, लेकिन राजा कौन बना? रजिल बना। ध्यान रखना, आक्रमण चारों ने मिलकर किया। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ना, ऐसे ऐसे बना के लिख दो, मंडोर पर आक्रमण किया। ठीक है, और राजा कौन बन गया? शासक रजिल बना। राज किया रजिल ने। ठीक है। तो अपन को जो व्यवस्थित वंशावली मिलती है वो रजिल से मिलती है, समझ गए आप? हाँ, लिख दिया? पेज चेंज करूं? और मंडोर का प्राचीन नाम मांडव्यपुर। याद रखना, पूछा एक एग्जाम में, कुछ जगहों के प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। मैं एक आपको भेज दूंगा, आप कॉपी में लिखोगे तो, नहीं तो लिखवा दूंगा। चलो, अब देखिए राजवंश चैप्टर लंबा है, मैं अभी कह देता हूं आपको, लेकिन इस चैप्टर को लंबा है ना, तो इसमें ऐसी चीजें आएगी जो कई और जगह भी आई हुई है, रिपीट होगी काफी चीजें। ठीक है, तो कई आपकी चीजें ऐसी जो वापस रिवीजन हो जाएगा। है, आगे कर दूं? अगला पेज लिख लो, फिर अपन कल करेंगे, आज ज्यादा हो गया है। लिखो रजिल, रजिल के बाद में इनका पोता है ये, ऐसा लिख लो। ये बीच में तीर करते हो ना, यहाँ ये लिख लो पोता, पता चल जाएगा कि रजिल का पोता कौन है? नागभट्ट। हाँ, नागभट्ट को क्या कहते हैं? एक तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रथम प्रतापी शासक। ठीक है, और दूसरा मंडोर से राजधानी कहां ले गया? मेड़ता। ये 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, तात लिखो, तात सन्यासी हो गया, इसका पुत्र है तात। चलो ये डायग्राम बना ही लेते हैं। सन्यासी हो गया, तो तात तो राजा बना नहीं, लेकिन तात ने अपने भाई को राजा बनाया, जिसका हमें कोई ज्यादा उल्लेख ऐसा कुछ मिलता नहीं। फिर क्या होगा? नहीं, अभी लिखवा देते हैं। 10वीं पीढ़ी के अंदर, नागभट्ट की 10वीं पीढ़ी में शिलूक हुआ। हाँ, 10वीं पीढ़ी, ये 10वीं पीढ़ी बना लेते हैं। 10वीं पीढ़ी में कौन हुआ? शिलूक। 10वीं पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? 10वीं पीढ़ी में हुआ शिलूक। कौन हुआ? शिलूक। शिलूक की 2 पत्नियां थी। शिलूक की कितनी रानियां थी? 2। हाँ, शिलूक की 2 रानियां, एक का नाम है पद्मिनी, एक का नाम है दुर्लभ देवी। एक का नाम क्या है? पद्मिनी,
एक का नाम है दुर्लभ देवी, दुर्लभ देवी। ये जो पद्मिनी है ना, इनकी और दुर्लभ देवी की औलाद हुई, 2 औलादें। अब इनका ये जिक्र नहीं मिलता किसकी कौन सी औलाद थी, लेकिन औलाद के नाम याद रखने। एक का नाम है बाउक, एक का नाम है ककुक, ककुक। कक अलग है, ककुक अलग है। अब समझ बात? हाँ हाँ, तो ऐसे याद रखो ना आप। शिलूक है, सलूक नहीं है। सिलूक है नागभट्ट की 10वीं पीढ़ी में राजा होता है। मतलब जैसे तात का भाई बना गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते 10वीं पीढ़ी में कौन बना? शिलूक। बीच की अपन को कोई जानकारी मिलती नहीं है। शिलूक जो राजा बना, तो शिलूक की 2 लुगैया थी, एक का नाम है पद्मिनी, एक का नाम है दुर्लभ देवी, जिनका जिक्र मिलता हमें। अब ये नहीं पता है कि इनकी कौन सी रानी से कौन सा पुत्र हुआ, लेकिन 2 बेटे हैं इनके। एक का नाम बाउक है और एक का नाम क्या है? ककूक है। बाउक और ककूक। ककूक मैं वापस लिख लेता हूं, इधर देखो, कूक, ककूक। ठीक है। अब ये दोनों बारी बारी से राजा बनेंगे। दोनों क्या बनेंगे? इसका मतलब समझा? बाउक भी राज करेगा और ककूक करेगा। और ये इतने इंपॉर्टेंट है, इसको अपन कल की क्लास में लेंगे कि बाउक का शिलालेख पूछा जाता है और ककूक का शिलालेख पूछा जाता है। बाउक का एक शिलालेख है, बाउक शिलालेख, जो जोधपुर के नगर कोट में लगा हुआ, पहले मंडोर में था, बाद में इसका ट्रांसफर क्या हो गया, 837 ईस्वी का है। और ककूक के 2 शिलालेख है, एक का नाम है घटियाला, घटियाला के, घटियाला आया हुआ वर्तमान फलोदी के अंदर, घटियाला में भी 2 अलग अलग लगे हुए, वो अपन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो कल ये वापस